Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक का स्पेशल शो और आज का मुद्दा है मार्केट्स पे इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है तो आपको इस समय क्या करना चाहिए। और इसी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश गगदानी जी, सीईओ एंड होल टाइम डायरेक्टर हैं 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड के। प्रकाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिज तक पे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपने इस शो पे बुलाया रजत। थैंक यू वेरी मच। राइट सर, इट्स एन ऑनर। प्रकाश जी, इस समय दिक्कत ये है मार्केट्स में कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए बहुत मुश्किल समय चल रहा है। एक तरफा गिरावट बाजार पर देखने को मिल रही है जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी। अब पहले ये बताएं कि आपका आउटलुक क्या है मार्केट्स पे, स्पेशली इंडियन मार्केट्स पे। देखिए, आप यदि पिछले कुछ दिनों की या हफ्तों की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है कि बाजार में गिरावट है, लेकिन थोड़ा सा मैं पीछे जाके आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखिए तो मार्च 2020 से ऑलमोस्ट अक्टूबर 2021 तक, माने 1.5 साल या उससे थोड़ा सा ऊपर तक बाजार में वन साइडेड रैली दी है। 8,000 के निचले स्तर को जब हिट किया था 2020 मार्च में, तब से इंडेक्स ने हाई बनाया 18,600 का, विच इज 135% रिटर्न इन जस्ट 18 मंथ्स। जब भाई स्टॉक मार्केट है तो यदि ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है, नीचे जाता है तो ऊपर भी आता है। सो ऐसा यदि आप लॉन्गर पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट को का करेक्ट होना कोई गलत बात नहीं। यह है कि क्या ये बाजार एक बियर फेज में जा रहा है, क्या बाजार ऐसे ही मंदी के माहौल में रहेगा, ये एक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, जो सोचा जा सकता है। जो शॉर्ट टर्म है उसमें बहुत सारे न्यूज हैं। आप देखिए तो ग्लोबली ऑयल प्राइसेस जो कि पेंडेमिक के टाइम पे ऑलमोस्ट नेगेटिव में चले गए थे, वो अभी $120-125 प्रति बैरल तक चले गए, तो वहां पे एक प्रॉब्लम है। जियोपॉलिटिकल टेंशन है यूक्रेन रशिया के वॉर में। फिर इन्फ्लेशन, आप ग्लोबली देखें तो इन्फ्लेशन हर कंट्री में ऑल टाइम हाई, डेकेड्स हाई हिट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल फैक्टर्स, डोमेस्टिक फैक्टर्स, एक टेलविंड कहते हैं जो पेंडेमिक की जो थी, उससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके वजह से इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, जिसका रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट है। तो यदि आप लॉन्गर पर्सपेक्टिव देखें तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। 135% ग्रोथ के बाद में थोड़ा सा मार्केट नीचे आया है तो इट्स ओके। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो है वो डिटरमाइन कर रहे हैं, जिसके वजह से बाजार थोड़ा सा गिर रहा है। गगदानी जी, यही सवाल था कि एकदम से सभी सेंट्रल बैंक्स एक साथ ब्याज दरें जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। आरबीआई ने तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आके ब्याज दरें बढ़ा दी 50 बेसिस पॉइंट्स, इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था। अब क्या इससे वाकई इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी जो कि मुख्य मकसद है आरबीआई का, या फिर हो सकता है कि अब जो जून में पॉलिसी बैठक होने वाली है एक और 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़त की हम तैयारी कर लें? देखिए, अक्रॉस द वर्ल्ड आप देखें तो जो भी पेंडेमिक के टाइम पे हर कंट्री ने अपने हिसाब से स्टिमुलस पैकेजेस दिए थे, राहत अपनी जनता के लिए जो भी कर सकती थी सरकार, आरबीआई, बैंक, सब ने वो किया, जिसके वजह से जो इन्फ्लेशन आप रेट देख रहे हैं जो कंट्री में भी, मतलब आम इंसान के हिसाब से देखें तो नींबू के भाव बढ़ गए या तेल के भाव बढ़ गए तो फ्यूल के भाव बढ़ गए, तो आप देखें तो रोजमर्रा की चीजों में हर के भाव बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, जो कि आरबीआई का वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो आज की तारीख में टाइमिंग को ना देखा जाए, आप ये देखें तो फरवरी से मार्च में ही इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया। जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो 6% से 7% हो गया, बट होलसेल इंडेक्स जो है वो 14.5% पे इन्फ्लेशन है। तो ये बहुत अनकंफर्टेबल नंबर्स हैं, जिसके लिए जो आरबीआई ने मेजर लिया वो बहुत जरूरी था। हाँ, क्या एक 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाने से ही इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा? मुझे लगता है नहीं, थोड़े बहुत मेजर्स और आने बाकी हैं। क्या वो जून में आएंगे या उसके बाद आएंगे वो तो ऑब्वियसली मैं बता नहीं सकता, बट हाँ, एक हाथ दो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के जो स्टेप्स लिए जाएंगे वो मुझे लगता है कि और एक हाथ दो आने चाहिए। कल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी वैसे ब्याज दरें बढ़ा दी थी और उनका ये कहना है कि 2022 में महंगाई दर 10.25% एक्सपेक्टेड है, जो कि पहले वो 5.75% एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। तो क्वांटम ऑफ ये जो डेविएशन है एक्सपेक्टेशन से, ये बहुत ज्यादा है और दिक्कत यही है कि वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है।
लेकिन सर अब जिस तरीके की बिकवाली मैं फिर उसी पे लौटूंगा कि इंडियन मार्केट्स में हो चुकी है 2200 पॉइंट्स की करेक्शन निफ्टी पे। अब क्या माने कि ये जो साल है 2022, क्या हमको ये ऐसे ही गुजारना होगा? एफआईएस की बिकवाली लगातार होती चली जा रही है या फिर इट्स ओवरडन और ये बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है, अब कहीं ना कहीं से तो पुल बैक आना है? तो इज इट फेयरली वैल्यूड एज कंपेयर टू रिलेटिव पीयर्स? एशियन मार्केट्स के कंपैरेटिव में इंडियन मार्केट्स के रिलेटिवली अब ठीक लग रहे हैं आपको? देखिए, हाई से यदि आप देखें तो 18,600 के हाई से बाजार अभी 16,600 तक आया है, तो अराउंड 2,000 पॉइंट की जो ड्रॉप है, जो यदि आप देखें तो मात्र 11-12% का एक करेक्शन आया है। तो वो कोई इतना बड़ा करेक्शन नहीं है, थोड़ा बहुत करेक्शन और आ सकता है, क्योंकि मार्केट्स ओवर वैल्यूड डेफिनेटली थे एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स। डेफिनेटली इंडिया इज फार मोर प्रॉपरली प्लेस्ड। एक एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। आप ये देखें तो लिक्विडिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिटेल का पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में ज्यादा है। लोगों ने पिछले 2-2.5 साल से आप देखें तो 2 या 3 इंडस्ट्री को छोड़ के हर इंडस्ट्री ने पिछले 2 सालों में अच्छी बढ़त दिखाई है। आप ओल्ड इकोनॉमी कहें, यदि आप सीमेंट कहें, स्टील कहें, ऑयल कहें, सब इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, सब ने जो है वो बढ़ोतरी देखी है। तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के जो ग्रोथ आ रही है, जो रिजल्ट आ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है कि इंडिया एज अ कंट्री एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, क्योंकि अभी फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे हम ग्लोबली डिटैच नहीं हो सकते, जिसकी वजह से हमको लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन और आ सकता है। बट ब्रॉडली मुझे नहीं लगता कि भारत एक बियर फेज में है, ये साइडवेज में रहेगा। हो सकता है ये साल ऐसा जाए जहां पे आपको रेंज बाउंड मार्केट जैसे कहते हैं वहां पे रहे, बट मुझे कहीं भी वो एक सिचुएशन नहीं लग रही कि भाई फिर 12,000 या 10,000 के इंडेक्स पे आ जाएगा। हाँ, 15-16 हजार के इंडेक्स पे बाजार रहेगा। और जिसे कहते हैं करेक्शन ऑफ टाइम, तो जरूर एक होता है करेक्शन ऑफ वैल्यू कि जहां पे आप 18,000 से 12,000 आ गए, एक होता है करेक्शन बाय टाइम, मतलब आपने एक साल साइडवेज रहा। मुझे लगता है हम करेक्शन बाय टाइम में रहेंगे। तो और जो कि मुझे लगता है मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे जैसे कॉर्पोरेट रिजल्ट आएंगे वैसे वैसे हमको अपना एक मन बनाना चाहिए कि सचमुच इंडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, या फिर हमारी अर्निंग्स कम होती जा रही, जो मुझे नहीं लगता कि होगी। अच्छा सर, दो सवाल होंगे और वो है एक आईटी सेक्टर पे और एक है एचडीएफसी ग्रुप पे। आईटी सेक्टर वर्ल्ड वाइड लैग कर रहा है अब तो। इनफैक्ट अमेरिका में नैस्डैक में जिस तरीके की बिकवाली थी, हमने 2000 के बाद वो पहली बार देखा था कल के सत्र में कि 5% के आसपास की बिकवाली देखने को मिली हो। तो आईटी क्लियर कट अंडर परफॉर्मर हो गया है इस साल के लिए। दूसरा, ये एचडीएफसी ग्रुप को क्या हो गया, इसमें इतनी ज्यादा बिकवाली क्यों देखने को मिल रही है? कहीं तो वैल्यूएशन जस्टिफाई करनी होगी ना आप? देखिए, मैं अपना कमेंट दूं, लेकिन मैं इस क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। तो मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा इसमें। बट हाँ, आपने कहा कि भाई टेक्नोलॉजी सेक्टर वीक है, डेफिनेटली। लेकिन बट देखिए क्या होता है, बाजार है, बाजार में कोई सेक्टर जरूरी नहीं कि सारे ही सेक्टर एक ही साथ चलें। एक जगह आप देखें तो स्टील सेक्टर इतना अच्छा चल रहा है, और दूसरी जगह पे आप देखें तो शायद जैसे आपने कहा कि आईटी सेक्टर डीग्रोथ कर रहा है और आईटी सेक्टर इतना बढ़ नहीं रहा है। तो मुझे लगता है एक मिक्स बैग होता है। लेकिन हाँ, मैं इस टॉपिक पे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं ये इसका एक्सपर्ट नहीं जैसा, क्योंकि आईटी वॉज क्लियर कट लीडर था जब तक ये कोविड लॉकडाउन लगे हुए थे, तब तक आईटी ने बहुत एंजॉय कर लिया। एकदम से अचानक से वर्ल्ड वाइड इन स्टॉक्स पे गिरावट देखने को मिली। और दूसरा, एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर होने जा रहा है उसके बाद एकदम से जिस तरीके की और जिस क्वांटम की हमने बिकवाली देखी थी ना, दैट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड कि ऐसा होता हुआ नजर आएगा। अब इंडेक्स के अगर हैवीवेट सेक्टर्स ही अंडर परफॉर्म करते चले जाएंगे, हैवीवेट स्टॉक्स आउट अंडर परफॉर्म करते चले जाएंगे, तो संभलना थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा सर, वैसे Q4 नतीजे जो अभी कंपनीज ने रिलीज किए हैं, उसमें कुछ आउट परफॉर्मर्स, कुछ आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स या फिर कुछ रेड फ्लैग्स आपने आइडेंटिफाई किए? जी, जैसे मैंने कहा कि हम सेक्टर वाइज रिसर्च नहीं करते हैं, बट ब्रॉडली मैं आपको एक मार्केट का व्यू देना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि जैसे मल्टीपल सेक्टर्स हैं, बैंकिंग एज ए सेक्टर अच्छे रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रहा है। ओल्ड इकोनॉमी सारे सेक्टर्स हैं जो अच्छे रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रहे हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स अच्छे डिक्लेयर कर रहे हैं। सो मुझे लगता है पूरे मार्केट में बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि पोटेंशियल हैं। और
एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप बाजार में या तो आप कौन सा स्टॉक लें। मेरी ऐसी राय रहती है कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट तो करें, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यदि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ सेक्टर्स जब बढ़ते हैं, कुछ गिरते हैं, बट ब्रॉडली जो है वो इंडेक्स अपने आप को संभाल लेता है, और यदि इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ऊपर जाएगा। तो मुझे लगता है आप बेट कीजिए कि मार्केट एज अ होल, इंडेक्स एज अ होल कहाँ जाएगा, क्या वो अच्छा रहने वाला है। यदि वो अच्छा रहेगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली बेटर रहेगी। सर, देश का सबसे बड़ा आईपीओ तो फुली सब्सक्राइब हो ही गया है, एलआईसी का आईपीओ, और इंस्टीट्यूशन से बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। एंकर बुक को भी हमने अच्छा रिस्पांस देखा, लेकिन जिस दिन ये इशू खुला था ना, उस दिन आरबीआई ने मार दिया हथौड़ा। तो अब तो आप ये बताएं कि एलआईसी की लिस्टिंग कैसे होगी, क्योंकि यही सवाल है कि जिन्होंने नहीं इन्वेस्ट किया, क्या वो इसको वाकई इन्वेस्ट करें अब एलआईसी के आईपीओ में? क्या लिस्टिंग अच्छी होने की उम्मीद है? देखिए, एलआईसी हम सब जानते हैं नवरत्न है, सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। एक टाइम पे मोनोपोली इंश्योरेंस में, मोनोपोली बिजनेस में एलआईसी थी। आज भी यदि आप उसका मार्केट शेयर देखें फ्रेश प्रीमियम में तो मतलब 60-63% है। तो फंडामेंटल्स और कंपनी बहुत स्ट्रांग है। एक अच्छा गवर्नमेंट ने किया है जो कि उसके वैल्यूएशंस को थोड़ा सा कम किया, और साइज ऑफ द आईपीओ को जो भी सिचुएशंस चल रही हैं उसको देख के जो साइज ऑफ द आईपीओ को कम किया, वो भी एक अच्छा निर्णय था। तो आज 21,000 करोड़ का जो आईपीओ साइज है, जिससे मात्र कंपनी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6 लाख करोड़ और अराउंड $80 बिलियन आप बोलें, तो मुझे लगता है कि लुकिंग एट ऑल द फंडामेंटल्स एक इन्वेस्टमेंट करने जैसा है। जैसे आप देखें तो जो एंकर इन्वेस्टमेंट हुई थी प्री आईपीओ की, वो बहुत अच्छी हुई थी। जो इन्वेस्टमेंट अपना एएमसीज ने करी थी, म्यूचुअल फंड्स ने, वो एक अच्छा सब्सक्रिप्शन आया। रिटेल में भी ऑलमोस्ट 0.95% जो मैंने देखा था, 0.595x वो हो चुका था, और जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उसमें से 3x हो चुका है। तो रिटेल से इसमें इसका पार्टिसिपेशन अच्छा है। हम भी देख रहे हैं कि हमारे भी रिटेल इन्वेस्टर निवेश कर रहे हैं, और मुझे लगता है इसमें लिस्टिंग गेन्स की भी पॉसिबिलिटी है। आप देखें जो अपर कैप जो 940 के आसपास का है, और उसमें 65 रुपीज का डिस्काउंट है जो पॉलिसी होल्डर्स हैं। तो यदि आपको ये चीज 880 870 के आसपास यदि आईपीओ अलॉटमेंट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आपके पास एक डिसेंट लिस्टिंग गेन्स का एक एक्सपेक्टेशन है। और मेरा ये सुझाव रहेगा कि इसमें डेफिनेटली निवेश करना चाहिए। सर, वो बस कंसर्न इतना सा ही था कि जब भी कोई बहुत बड़ा आईपीओ आ जाता है ना, इंडिया की हिस्ट्री है कि वो सक्सेसफुल नहीं होता है, पर दिस टाइम इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। इट्स इंडियन, बहुत ही ज्यादा एक कंपनी है जो रिस्पेक्टेबल पोजीशन में है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, सरकारी कंपनी है, और ट्रिम किया गया है साइज। पहले 5% से ज्यादा का था, उसको 3.5% करके लेकर आई है सरकार। वैल्यूएशन तो हो सकता है कि बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमें देखना चाहिए कि जो पहले जो बड़े आईपीओ आए थे, जैसे मैं समझ रहा हूँ आप बोल रहे हैं, जैसे पेटीएम आया 18,000 करोड़ का आईपीओ आया था। रिलायंस 2007 में रिलायंस आया था, रिलायंस एनर्जी। बट क्या था, आप ये देखिए, जो आपने वर्ड यूज किया कि फंडामेंटल्स इस कंपनी के स्ट्रांग है। आज इतना मार्केट लीडर है इंश्योरेंस में, 1 बिलियन से ज्यादा पॉलिसीज बेच चुका है, 63% मार्केट शेयर है, 3,000 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ऐसे कोई इसमें बात नहीं है जिससे एक आम आदमी को, एक निवेशक को इसमें डर लगे कि भाई कल को मैं इसमें निवेश करूंगा तो क्या मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है। इसी वजह से शायद इतनी अच्छी जो रिटेल पार्टिसिपेशन और जो हम ओवरऑल पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, वो इसलिए होगा शायद। अच्छा, इस समय ना एक और बात मार्केट के ऊपर कंसर्न ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ मार्केट्स पे वे कर रहे हैं। अभी हम सब बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक्स की कि ब्याज दरें बढ़ गई, तो पहले ही पता था कि ब्याज दरें कभी ना कभी तो बढ़ेंगी, पर जब से बढ़नी शुरू हुई उसके बाद तो और नर्वसनेस बढ़ गई है। तो क्या हमने वो रूस और साथ ही यूक्रेन की जो वॉर हुई थी उसका जो इम्पैक्ट आना था उसको पूरा डाइजेस्ट कर लिया है? बिकॉज ऑफ लेट हमने देखा है कि कॉमोडिटी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा टूटने लग गए हैं हायर लेवल से। देखिए, आप जो आपने कहा कि सारी चीजें एक साथ आ गई, क्योंकि यदि आप इन्फ्लेशन नंबर, वॉर, ऑयल प्राइसेस, ये सारे एक साथ आए, लेकिन उसके बावजूद इंडेक्स जो है मात्र 12% उसने करेक्ट किया है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो तो ऑलरेडी मार्केट एब्जॉर्ब कर चुका है, उसको डिस्काउंट कर चुका है। वॉर हो गया, ऑयल प्राइसेस हो गए। हाँ, यदि ऑयल प्राइसेस में भी $130-140 फिर चले जाते हैं तो वो शायद एक शॉक होगा, पर जो कि लग नहीं रहा अभी।
बट अभी के जो प्राइसेस हैं अराउंड $100-110 वो फैक्टर्ड ऑलरेडी हैं। तो मुझे लगता है ब्रॉडली चीजें फैक्टर्ड है। अब हमको सिर्फ एक ही देखना है कि जो आने वाले 1 या 2 क्वार्टर्स हैं उसमें रिजल्ट्स कैसे आते हैं कंपनियों के। यदि ग्रोथ रेवेन्यूज पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे बरकरार रहेगी तो देन फिर मार्केट अपनी वापस एक जो रैली होगी वो फिर रैली के मोड में आ जाएगा, और हो सकता है कि हम अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक भी करें। अच्छा, ये बहुत पॉजिटिव कमेंट था सर, इससे बहुत राहत मिली है। एटलीस्ट आप तो हो जो बोल रहे हैं कि ऑल टाइम हाई लेवल्स जो हैं वो हो सकता है कि ब्रीच होते हुए नजर आए अगर नतीजे अच्छे रह गए तो। पर सर ये जो डेट कंसर्न है ना, कि जो डेट वाली कंपनियां होंगी वो हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में क्या उन्हें वाकई अवॉइड करना चाहिए अभी, और कुछ ऐसे सेक्टर्स, कुछ ऐसी कंपनी आइडेंटिफाई करनी चाहिए जो कैश रिच हो और जिनके ऊपर डेट बर्डन बहुत कम हो? डेफिनेटली आपको एज ए निवेशक हमेशा ऐसी कंपनियां देखनी चाहिए जिसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो कहते हैं वो कम हो, और या तो फिर डेट फ्री कंपनीज हो। ऐसी कंपनीज में निवेश करना चाहिए जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो। यदि आप रिटेल में देख रहे हो तो ऐसी कंपनी जिसका जिसका स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है, आपको उनके आउटलेट्स दिख रहे हैं या फिर वो डिजिटल में है, तो हर हमेशा एक निवेशक को पहले ये चेक करना चाहिए कि भाई उस कंपनी का बिजनेस क्या है, वो किस इंडस्ट्री में है, वो प्राइस सेंसिटिव है, वो कंपटीशन सेंसिटिव है, वो ग्लोबल फैक्टर सेंसिटिव है, वो कैसी है, और फिर आपको निवेश करना चाहिए। तो मतलब मेरा तो मानना है कि जो कंपनीज जो डेट पे कम होती हैं, जो डेट फ्री होती हैं, वो सबसे अच्छी होती है निवेश करने के लिए। सर आखिरी प्रश्न आपसे ये होगा कि पिछले साल ना बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स खुले और इनफैक्ट कई नए जनरेशन, जो न्यू जनरेशन वाली कंपनी है वो भी लिस्ट हुई। न्यू जनरेशन उतरी भी है स्टॉक मार्केट पे। कई इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने तो पहली बार देखा था कि स्टॉक मार्केट पे काम कैसे होता है। रिटर्न्स बहुत जबरदस्त बन गए पिछले साल, लेकिन एकदम जो इस समय जिस तरीके का मूड माहौल है उससे थोड़ा नर्वसनेस तो ऑब्वियसली हो रही है। तो जो भी नए लोग जुड़े हैं स्टॉक मार्केट से, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। यदि आप पिछले 1 साल में देखें तो 3.5 करोड़ डीमैट अकाउंट हिंदुस्तान में ओपन हुए। इतने इतना तो पहले बेस था जितने डीमैट अकाउंट ओपन हुए। तो भारी मात्रा में आप देखें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 हर जगह से, हर उम्र का, हर वर्ग का, हर इनकम ब्रैकेट का, हर लोग इसमें आए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि पिछले 2 सालों में सबने पैसा कमाया है, निवेश लिया है। बट मेरा ये सुझाव हमेशा रहेगा कि भाई स्टॉक मार्केट है, जब आपको प्रॉफिट होता है तो आपको लॉस के लिए भी तैयार होना चाहिए। आप ऐसा ये सोच के यदि आए कि भाई जब मेरा निवेश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता ही रहेगा और वो कभी नीचे आएगा नहीं, ऐसा होता नहीं है। तो एक रिटेल निवेशक को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो चीज ऊपर जाती है वो कभी नीचे भी आती है। बट ऐसे 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 माहौल में जहां पे हो सकता है कि आपको इमीडिएट रिटर्न नहीं मिले, क्या करना चाहिए? सबसे अच्छी चीज होती है वो होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। आप कोई भी निवेश करें, आप उसको एक साथ ना करें, आप उसको तोड़ें, उसको पार्ट्स में करें। आप जो आपको करना हो, आपको हर हफ्ते करना है, हर महीना करना है, 1 क्वार्टर में एक बार करना है, लेकिन आप उसको सिस्टमेटिकली करिए। इससे आप हर मार्केट का हर दौर से अपने इन्वेस्टमेंट को एक, जिसको बोलते हैं एवरेजिंग, कर सकते हैं और आपको रिटर्न कमा सकते हैं। तो मेरा ये हमेशा दो तीन चीजें मैं आपके द्वारा हमारे निवेशकों को ये बोलना चाहूंगा। पहली चीज कि आप स्पेकुलेशन ना करें, इन्वेस्टमेंट करें। दूसरी चीज, आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करें, कि आप यदि आप छोटे अमाउंट में आप करें लेकिन सिस्टमेटिक करें। तीसरी चीज जो मैंने पहले भी कही कि आप ज्यादा करके इंडेक्स पे बेट करें। आज वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है जिसे कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ्स। तो आप ईटीएफ्स के थ्रू निफ्टी में इन्वेस्ट करें, जिसमें आपको कम से कम ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया क्या वो स्टॉक बढ़ेगा। यदि वो ना बढ़े, लेकिन निफ्टी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यदि कुछ भी हो, या तो इंडेक्स ऊपर जाएगा ही, तो आप उसमें इन्वेस्ट करें। तो ये 2-3 चीजें करने से आप अपने आप को सेफ भी रख सकते हैं, अपने रिस्क को लिमिट कर सकते हैं, और जब बाजार ऊपर जाएगा तो आप उसका डिविडेंड भी कमा सकते हैं, आप उसका मुनाफा भी अपने आप कमा सकते हैं, और एक जिसको बोलते हैं एक समझदार निवेशक बन सकते हैं। बिल्कुल, तो इन्वेस्टमेंट करें, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें और थोड़ा समय दे बाजार को। बाजार में इस समय मूड माहौल ठीक नहीं है, लेकिन इस समय टिकेगा, ज्यादा समय नहीं। ये समय ठीक भी होगा और अच्छी ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी देखने को मिलेगी और फिर से मार्केट्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आएगी। प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिज तक को अपना समय देने के लिए।
बिल्कुल, बिस्तक को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।